एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चाइना की एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर हम लिंक टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी की हेड को देखते हैं जिसका नाम था जाओ। वो अपने एक डेटिंग ऐप पर काम कर रही थी जिसका नाम था लव नोट और वो ऐप चाइना का पहला डेटिंग ऐप बनने वाला था जिसकी मदद से कोई भी अपने प्यार को ढूंढ सके और प्यार को समझ सके। लेकिन वहाँ हमें पता चलता है कि जाओ ने वो ऐप तो बना लिया था लोगों को डेटिंग में हेल्प करने के लिए, लेकिन जाओ को खुद को कभी अपना प्यार नहीं मिला और वो सिंगल थी। जिसके बाद उसके फ़ोन का अलार्म बजता है और वो खुद को हैप्पी बर्थडे विश करती है, जहाँ हम जान पाते हैं कि वो 30 साल की हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि सब जगह लव नोट की न्यूज़ वायरल हो रही थी और सब जगह लोग लव नोट के बारे में जान रहे होते हैं कि उस ऐप से किसी तरह वो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को ढूंढ सकते हैं, जिसके साथ ही साथ वो उस ऐप पर दूसरे लोगों से कनेक्ट होकर उनसे डेटिंग टिप्स भी ले सकते हैं। इसके साथ हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि अपनी सुपर बाइक के साथ लिंक टेक्नोलॉजी कंपनी आता है और उसका नाम था गुजियांग, जो कि एक बहुत ही अच्छा बाइक रेसर था। जिसके बाद वो जब कंपनी के अंदर जाता है तो उसे सबसे पहले वहाँ रिसेप्शन पर एक लड़की मिलती है जो कि उसके लुक्स से थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। अब गुजियांग उसे बताता है कि असल में वो यहाँ की बॉस मिस जाओ से मिलने आया है और इसीलिए वो लड़की उसे जाओ के कैबिन में वेट करने के लिए कहती है, क्योंकि उस वक्त जाओ अपने लाइव ब्रॉडकास्ट की तैयारी में बिजी थी, जिसकी वजह से गुजियांग को जाओ के कैबिन में उसका वेट करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ अपने लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए रेडी हो रही होती है, जहां उसकी मदद कर रही होती है जेंग, जो कि उसी कंपनी की एक एम्प्लॉय थी। और तभी उस कंपनी में एंट्री लेती है जिंगजैन, जो कि एक फेमस रिलेशनशिप ब्लॉगर थी और सभी उसे बुलाते थे क्वीन ऑफ लव, जहां वो सबसे पहले जाओ से मिलती है और उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि जाओ उसकी एक क्लाइंट होने के साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। जिसके बाद वो उसे एक मैगजीन भी गिफ्ट करती है और बताती है कि जाओ का जो एक्स बॉस था वो चाइना वापस आ रहा है, जिसका नाम था शुन्योंग। और क्योंकि जाओ से पसंद भी करती थी तो वो ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन वो ये सब जिंगजैंग के सामने शो नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुजियांग जाओ के कैबिन में बैठकर अपने फ़ोन में गेम खेल रहा होता है और तभी वहाँ पर एक ईयरपोड नीचे गिर जाता है और उसे उठाने के लिए वो नीचे झुकता है, तभी वहाँ पर जाओ आ जाती है, जहाँ वो मिरर में देखकर प्रैक्टिस करने लगती है कि अगर वो मिस्टर शू से मिलेगी तो उसे उसके सामने कैसे बिहेव करना और वो उन्हें कैसे ग्रीट करेगी, जो कि देखने में बहुत ही फनी होता है। जिसकी वजह से गुजियांग भी खड़ा होकर उसे देखने लगता है और उसे एकदम से अपने पीछे देखकर जाओ डर जाती है। अब गुजियांग जब उसे अपना नाम बताता है तो जाओ को याद आता है कि असल में गुजियांग मिस जिन का बेटा है और उसके डैड कुछ साल पहले मर चुके थे। इसकी वजह से मिस जिन चाहती है कि गुजियांग उस कंपनी को संभाले और रेसिंग छोड़ दे, जहां हम ये भी जान पाते हैं कि मिस जिन अपने बेटे गुजियांग की जिम्मेदारी जाओ को संभालने के लिए दे देती है ताकि गुजियांग अपना दिमाग उस कंपनी में काम करने के लिए लगाए और बाइक रेसिंग छोड़ दे। अब जाओ बहुत ही वर्कहोलिक होती है, जिसकी वजह से वो गुजियांग को अपना असिस्टेंट बना लेती है और उसे स्ट्रिक्टली समझाती है कि गुजियांग को 24 आवर्स जाओ के लिए काम करना होगा। और इस बात से उन दोनों में एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जिंगजैंग और जाओ अपना लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करती है, जहां पर वो दोनों मिलकर उस ऐप लव नोट के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, जिसे गुजियांग भी देख रहा होता है और वो जाओ को परेशान करने के लिए उस लाइव ब्रॉडकास्ट में एक कमेंट करता है, जिसमें वो बोलता है कि जाओ खुद तो सिंगल है, वो दूसरे को रिलेशनशिप एडवाइस कैसे देगी। और जब जाओ का ध्यान उस कमेंट पर पड़ता है तो वो समझ जाती है कि ये कमेंट ज़रूर गुजियांग ने ही की होगी, जिसकी वजह से वो लाइव ब्रॉडकास्ट में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करती है और वो कहती है कि वो सिर्फ 3 महीने के टाइम में अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगी। जिसे सुनकर सब बहुत सरप्राइज रह जाते हैं, क्योंकि जाओ एक ऐसी लड़की थी जिसके लिए एक कंफर्टेबल पार्टनर मिलना बहुत ही मुश्किल था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुजियांग वहाँ एक स्विच पर पैर रख देता है, जिसकी वजह से वो लाइव ब्रॉडकास्ट वहीं पर रुक जाता है, जिससे कि उन दोनों की सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। और इसीलिए जाओ गुजियांग को अपने कैबिन में बुलाकर बहुत ही डांटती है, क्योंकि उसकी वजह से उसका पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट खराब हो चुका था। और इसी वजह से गुजियांग जाओ को सॉरी कहने के लिए रात को उस कंपनी में ही रुक जाता है, जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि जाओ को एक पार्सल आता है और उसमें जाओ को किसी ने एक पेन गिफ्ट किया था जो कि मिस्टर शू थे, और इसीलिए जाओ मिस्टर शू को मैसेज करके थैंक्स भी बोलती है, जिसमें वो मिस्टर शू को और भी कुछ लिखने की कोशिश करती है, पर ऐसा करते करते उसका मन बदल जाता है और वो रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुजियांग को उसकी फ्रेंड का एक फ़ोन आता है और वो गुजियांग को उसकी कंपनी के बाहर मिलने बुलाता है, पर गुजियांग को तो जाओ को सॉरी बोलना था, इसीलिए वो नहीं जा सकता था और इसी वजह से वो वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है।
जिसमें वो कंपनी की सारी लाइट्स बंद करके भूत बनकर जाओ को डराने लगता है और इसी बीच वो जाओ को अपने साथ लेकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों में गलती से किस हो जाती है और जाओ को गुजियांग पर बहुत ही गुस्सा आता है, जिसके बाद वो गुजियांग को उस पूरी जगह की सफाई करने के लिए पनिशमेंट दे देती है। अब हम देखते हैं कि जाओ जब अपने घर जाती है तो वो अपनी मॉम को फोन लगाती है और उसे पता चलता है कि वो लोग बहुत बिजी हैं और इसीलिए वो जाओ का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जाओ अकेले ही अपने खाने के लिए नूडल्स बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गुजियांग अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक पार्सल गिफ्ट में मिला होता है जिसमें एक केक था और उसे आधा खाने के बाद गुजियांग को पता चलता है कि वो केक असल में उसके नेबर का था जो कि नीचे वाले फ्लोर पर थे, जिसकी वजह से वो उस केक को लेकर अपोलोजाइज करने के लिए उसके नेबर के घर जाता है। तो वहाँ पर देखता है कि असल में उसकी नेबर मिस जाओ ही है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को फिर से देखकर शॉक हो जाते हैं। पर गुजियांग बताता है कि वो यहाँ इसीलिए रहने आया है क्योंकि वो बिल्डिंग उनकी कंपनी के सबसे पास थी। जिसके बाद वो उसके लिए वहाँ पर कुछ एग्स से एक डिश भी बनाता है ताकि जाओ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जाओ अपनी कंपनी के सारे एम्प्लॉय का लव नोट को लेकर एक इंटरव्यू लेती है, जिसमें वो लोग लव नोट के बारे में अपने अपने ओपिनियन बताते हैं। जहाँ दूसरी तरफ हम गुजियांग को देखते हैं जो कि अपने दोस्त कैंगजी के बारे में बहुत ही बुरा सपना देखता है, जिसमें कैंगजी का रेस ट्रैक पर एक्सीडेंट हो जाता है और ये सब देखकर गुजियांग की एकदम से नींद खुल जाती है। जिसके बाद अगले दिन हमें लिंक टेक्नोलॉजी कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम जाओ को देखते हैं जो कि बहुत परेशान दिख रही होती है कि उसकी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लव नोट ऐप लॉन्च होने ही वाला था। जहाँ हम ये भी देखते हैं कि जाओ अपने लैपटॉप में एक डेटिंग पर्सनैलिटी टेस्ट दे रही होती है क्योंकि उसने सबके सामने लाइव ब्रॉडकास्ट में ये अनाउंस किया था कि वो 3 महीने में अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ कर ही रहेगी। अब उस टेस्ट को देते वक्त एक क्वेश्चन आता है कि लास्ट टाइम जाओ को किसके साथ बहुत अलग फील हुआ था, जिस पर जाओ को पिछली रात वाली किस याद आती है जो उसने गुजियांग को की थी। पर वो इस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचती और उस क्वेश्चन को इग्नोर कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मैच मेकिंग एजेंसी में फ़ोन लगाती है और उसे आज के दिन की अपॉइंटमेंट लेती है। इसके बाद वो अपने एम्प्लॉय को देखने के लिए जाती है, जहां वो देखती है कि गुजियांग अब तक कंपनी नहीं आया होता है, जिसकी वजह से वो उसे फ़ोन लगाती है। जहां दूसरी तरफ गुजियांग अभी तक अपने घर पर सो रहा होता है और इसीलिए वो गुजियांग को फ़ोन करके कहती है कि अगर वो लेट हुआ तो उसकी सैलरी में से टाइम के हिसाब से पैसे कटेंगे। अब ये सब होने के बाद जाओ गुजियांग को जेंग के साथ मिलकर बहुत सारी क्वेश्चनराइजर्स लोगों के फिल करवाने के लिए दे देती है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि कोई भी उन क्वेश्चनराइजर्स को फिल नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जेंग थोड़ी परेशान हो जाती है। पर गुजियांग के पास इस चीज़ का भी एक सॉल्यूशन था और वो सारे क्वेश्चनराइजर्स लेकर एक यूनिवर्सिटी में जाता है जहाँ बहुत सारे टीनेजर्स थे और इसी वजह से उन सब स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके सारे क्वेश्चनराइजर्स फिल करवा देता है, जिसे देखकर जेंग उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद जेन उसे कहती है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है और उसे ये चीज़ उसकी बॉस जाओ को भी बताना चाहिए और इसीलिए गुजियांग जाओ से मिलने जाता है। जहाँ दूसरी तरफ जाओ मिसमैचिंग एजेंसी में होती है और अपनी कंसल्टेंट से मिलती है, पर वहाँ उसकी कंसल्टेंट जब उसका फॉर्म पढ़ती है तो उसे समझाती है कि उसकी एजेंसी सिर्फ एक एज लिमिट तक की लोगों की हेल्प कर सकती है और क्योंकि जाओ 30 साल की हो चुकी थी तो उसे अपना पार्टनर मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया था। उनकी ये सारी बातें चली रही होती है कि तभी वहाँ गुजियांग भी आ जाता है, जहाँ उसे एक कंसल्टेंट आकर उसके बारे में पूछने लगती है कि उसे अपनी लाइफ पार्टनर में क्या क्या चाहिए और गुजियांग उसे सारी वही खूबियाँ बताता है जो कि असल में जाओ के अंदर था, जैसे कि वो उससे 8 साल बड़ी थी और उसे काम करना बहुत ही पसंद था, जिसके साथ साथ उसकी इनकम मिलियंस में थी। अब गुजियांग ये सारी बात बताने के बाद जब उसकी कंसल्टेंट अपने लैपटॉप में गुजियांग का मैच चेक करती है तो दूसरी तरफ बैठी जाओ का भी एक मैच चेक मिल जाता है जो कि गुजियांग ही था। और जब जाओ को ये पता चलता है तो वो शॉक रह जाती है और गुजियांग भी उसके सामने ऐसा ही बिहेव करता है जैसे कि उसने जाओ को पहले वहाँ देखा ही नहीं और उसने उसकी कुछ बातें सुनी ही नहीं हो। जिसके बाद गुजियांग वहाँ सबके सामने ड्रामा करने लग जाता है कि असल में वो यहाँ पर लिंक टेक्नोलॉजी की हेड मिस जाओ के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था, जहाँ जाओ उस कंसल्टेंट को ये भी समझाती है कि उन्हें इस तरह से ज़्यादा एज वाली लड़कियों को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें किसी भी एज में अपना पार्टनर ढूंढने का हक है। अब ये सब होने के बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं पर गुजियांग जाओ को कहता है कि वो उसकी बॉयफ्रेंड ढूंढने में मदद करेगा
पर जाओ उसे वापस एक टास्क दे देती है और उसे कम से कम 100 सिंगल लड़के को इकट्ठा करने के लिए कहती है और उनके साथ मिलकर वो लोग एक इवेंट करेंगे ताकि उन 100 लड़कों में से जाओ किसी एक को भी ढूंढ पाए जो कि उसके कंपैटिबल हो। और वो इस इवेंट का नाम देती है एलाइट सिंगल नाइट। इसके बाद हम देखते हैं कि जब शाम को जाओ अपने घर पर इस इवेंट के ऊपर काम कर रही होती है तो उसे अपने ऊपर वाले फ्लोर से बहुत तेज म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है जो कि असल में गुजियांग के फ्लैट से आ रही थी और इसीलिए वो उसे फ़ोन करके म्यूज़िक बंद करने के लिए कहती है। और क्योंकि जाओ गुजियांग की बॉस थी तो गुजियांग को म्यूज़िक बंद करना पड़ता है। अब अगले दिन जाओ जब ऑफिस आती है तो वो गुजियांग को सोता हुआ देखती है क्योंकि गुजियांग उस क्वेश्चनरीज पर देर रात तक काम कर रहा था, पर वो उसे रेस्ट करने के लिए मना करके काम करते रहने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद गुजियांग अपना काम आसान करने के लिए अपनी एक फ्रेंड लियू को फ़ोन लगाता है और उन क्वेश्चनराइजर्स को कंप्लीट करने के लिए उससे हेल्प मांगता है जो कि उसी की तरह एक दूसरी कंपनी में इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। गुजियांग के रिक्वेस्ट करने पर लियू भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम देखते शाम होते होते गुजियांग का काम हो चुका जिसकी वजह से वो वहाँ से जाने लगता है, पर जेंग उसे रोक लेती है और उसे क्वेश्चनराइजर्स के बारे में पूछती है। तो गुजियांग उसे सारी बात बताता है और उसने अपनी फ्रेंड लियू से सारी क्वेश्चनराइजर्स कंप्लीट करवा ली है। और ये सब सुनकर जेंग उससे एक बार फिर इम्प्रेस हो जाती है कि गुजियांग हर काम में बेस्ट है और बहुत इंटेलिजेंट है। अब वहाँ पर गुजियांग को अपने दोस्त हैंग का भी वीडियो कॉल आता है जहाँ पर गुजियांग उसे जेंग से भी इंट्रोड्यूस करवाता है और जेंग को देखकर हैंग को ऐसा लगता है जैसे कि वो उसे पहले से ही जानता है। जहाँ गुजियांग के फ़ोन रखने के बाद हम देख पाते हैं कि असल में जेंग और हैंग मिडिल स्कूल में साथ में पढ़ते थे और उसे इतने टाइम बाद देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुजियांग अपने ऑफिस का काम खत्म करके हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसका दोस्त कांगजी एडमिट था जिसका एक्सीडेंट हो चुका था। वहाँ पर गुजियांग की मॉम भी प्रेजेंट होती है जिससे गुजियांग की थोड़ी बहस भी हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम चाहती थी कि गुजियांग अपनी कंपनी संभाले और बाइक रेस छोड़ दे, पर गुजियांग को कंपनी संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसकी मॉम ने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर गुजियांग कंपनी को अच्छे से संभालेगा तो उसकी मॉम गुजियांग के दोस्त कांगजी को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट करवाएगी ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जिसके बाद गुजियांग कांगजी से मिलने जाता है पर कांगजी अनकॉन्शियस था, पर फिर भी गुजियांग उससे बात करता है और उसे बताता है कि बहुत जल्दी उसकी सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो फिर से रेस में पार्टिसिपेट करेंगे जहां हमें ये भी पता चलता है कि असल में उसके दोस्त की एक्सीडेंट की वजह कहीं ना कहीं गुजियांग भी था, क्योंकि अगर उस दिन गुजियांग की जगह पर कांगजी ने रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया होता तो आज वो ठीक होता। और क्योंकि कांगजी उसका सबसे अच्छा दोस्त था तो वो उसे ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता था और इसीलिए वो अपने मॉम की टॉर्चर को भी सह रहा था और रोज उस कंपनी में जाता था जबकि उसका पैशन बाइक रेस था। जिसके बाद गुजियांग उसे ये भी कहता है कि आज से 3 महीने बाद जो बाइक रेस होगी उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा और कांगजी के लिए जीतेगा भी, जिसे देखने के लिए कांगजी खुद भी ठीक होकर आएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।